हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। दीप शिक्षा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको मनोविज्ञान का पेपर हल कराएंगे, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा का 2018 का प्रश्न पत्र है। ठीक, इससे आपको आइडिया होगा कि आपके जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका पेपर मनोविज्ञान का कैसा आता है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। सेकंड ऑप्शन मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। थर्ड ऑप्शन रहेगा ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। फोर्थ ऑप्शन रहेगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या पूछा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। तो इसका सही क्रम क्या होगा, ये ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक, ये किसके द्वारा दिया गया था, संज्ञानात्मक ब्लूम के द्वारा। ठीक, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का किसने दिया था, ब्लूम का। इन्होंने कितने स्तर बताए हैं, इसके 6 स्तर बताए हैं। देखो, ज्ञान फर्स्ट, अवबोध है, ये अवबोध। ठीक, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जनतांत्रिक, सेकंड ऑप्शन सहानुभूति पूर्ण, थर्ड ऑप्शन स्वेच्छाचारी और फोर्थ ऑप्शन वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका आंसर होगा स्वेच्छाचारी। देखिए, अच्छे शिक्षण की विशेषता ये स्वेच्छाचारी नहीं है। जनतांत्रिक होनी चाहिए अच्छे शिक्षण में। ठीक, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, वांछनीय सूचना देने वाला भी होना चाहिए, लेकिन ये स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। ये एक नेगेटिव वर्ड में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत पूछ रहे हैं, मास्लो, हर्ज़बर्ग, विक्टर ब्रूम या स्किनर। बताइए। ये सारे सिद्धांत मैंने आपको बताया था ना कि जो इम्पोर्टेंट है वो मास्लो का भी था, स्किनर का भी था। ये एक आध क्वेश्चन इस तरीके के डाल देते हैं ये। तो इसका आंसर होगा विक्टर ब्रूम। ठीक, इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था और मास्लो ने क्या दिया था, अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का पदानुक्रमित पढ़ाया था ना ये। ठीक, और हर्ज़बर्ग ने क्या दिया था, अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत। दोहरा कारक सिद्धांत। ठीक, स्किनर का तो आपको पता ही है सबको। इसका आंसर तो विक्टर ब्रूम है। स्किनर ने क्या दिया था, स्किनर ने दिया था सक्रिय अनुबंधन। ठीक, जैसे अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत हो गया आपका विक्टर ब्रूम, मास्लो ने दिया था आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत, हर्ज़बर्ग ने दिया था अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत और स्किनर ने दिया था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें आपके चारों का मैंने बता दिया है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, सेकंड ऑप्शन सूचना प्रक्रियाकरण, थर्ड ऑप्शन व्यक्तिक और फोर्थ ऑप्शन व्यवहार परिमार्जन। तो इसका आंसर होगा सूचना प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन रेखीय अभिक्रम, सेकंड ऑप्शन शास्त्रीय अभिक्रम, थर्ड ऑप्शन कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य और फोर्थ ऑप्शन तैयारी और सृजन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। देखिए, शिक्षण सूत्र का मैंने बताया था ना कि शिक्षण सूत्र में से आपका शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया गया ना।
अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, और फोर्थ ऑप्शन निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें सारे ये सिद्धांत होते हैं। नहीं पूछा है तो ये निगमन और से आगमन की ओर, ये नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निगमन से आगमन की ओर, ये नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद प्रथम पद होता है। शिक्षण, फर्स्ट ऑप्शन शिक्षण, सेकंड ऑप्शन योजना बनाना, थर्ड ऑप्शन प्रतिपुष्टि और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रस्तावना। बताइए, जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम प्रथम पद हमारा क्या होना चाहिए? पहले हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। ठीक, योजना बनाते हैं कि नहीं? तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, योजना बनाना। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पहला होगा योजना बनाना, दूसरा हो जाएगा शिक्षण। फिर हम क्या करते हैं? प्रतिपुष्टि लेते हैं कि नहीं? फीडबैक। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ पहले मैं क्या करती हूँ? योजना बनाती हूँ, फिर आपको पढ़ाती हूँ, फिर आपसे फीडबैक मांगती हूँ, और लास्ट में क्या होता है? प्रस्तावना उस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन अनुप्रयोग, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तुलना, थर्ड ऑप्शन पृथक्करण और फोर्थ ऑप्शन अन्वेषण। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है पूछा है, तो इसमें अन्वेषण शामिल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। प्रभावी विकेंद्रीकरण कब संभव होगा? फर्स्ट ऑप्शन जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़े, बी ऑप्शन स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी ऑप्शन अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इसमें सही उत्तर चुनना है हमें ए और बी, बी और सी, ए और सी, या फिर ए, बी और सी। तो इसका आंसर सही होगा फोर्थ वाला। इसमें तीनों शामिल होना जरूरी है। शैक्षिक सुधारों में जो प्रभावी विकेंद्रीकरण कब संभव होगा? जब ये तीनों शामिल होंगे। खंड व संकुल संदर्भ की केंद्र की भागीदारी भी बढ़ना चाहिए, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक छात्र पढ़ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना, या फिर प्रत्यक्षण संवेदना? बताइए। अगर हम किसी व्यक्ति को आवाज़ लगा रहे हैं तो वो ध्वनि संवेदना से ही तो समझेगा। ठीक, तो वो क्या आ जाएगा? ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखिए मैंने आपको सारे सिद्धांत बताए थे ना कि ये सिद्धांत आप पढ़ लेना, इसी सिद्धांत से आएंगे। देखिए, पियाजे का सिद्धांत आ गया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्मदिन से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल और 5 से 8 साल। देखिए, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। ठीक है, अभी इन्होंने कौन सी पूछी है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्राक की कितनी होती है? 2 से 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सेकंड ऑप्शन बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, थर्ड ऑप्शन भविष्य की योजना की सूझबूझ, और फोर्थ ऑप्शन काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका आंसर क्या होगा? भविष्य की योजना की सूझबूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भाषा से पूछा गया है, और चॉम्स्की भी भाषा विकास से संबंधित है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिने, सेकंड चॉम्स्की, थर्ड पावलोव और फोर्थ मास्लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा विकास से कौन संबंधित है? चॉम्स्की। बिने ने क्या दिया है? बुद्धिमापन का सूत्र दिया था इन्होंने। क्या दिया था इन्होंने? MA/CA × 100। ठीक, पावलोव ने क्या किया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। मास्लो ने क्या दिया था? आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, थॉर्नडाइक। देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे? थॉर्नडाइक से भी आपके 1 से 2, किसी में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, यहाँ थॉर्नडाइक आ गया कि नहीं? तो इसलिए इससे जो हमारा जो यूपी टेट का सिलेबस है उसमें थॉर्नडाइक के तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
इसलिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना है। 2 से 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी देखना एक और क्वेश्चन आया होगा इसमें थॉर्नडाइक का। फर्स्ट ऑप्शन अधिगम के प्रयास एवं भूल, सेकंड ऑप्शन संकेत अधिगम, थर्ड ऑप्शन संज्ञानात्मक अधिगम और फोर्थ ऑप्शन स्थान अधिगम। तो उन्होंने प्रयास और भूल का सिद्धांत के अंतर्गत अपने सिद्धांतों को सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 एवं संज्ञानात्मकता। बताइए। तो इसका आंसर होगा गिरोह अवस्था जो रहती है वो रहती है 8 से 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तीसरी अवस्था पूछी है, देखिए पियाजे की। पियाजे का सेकंड क्वेश्चन आ गया इसमें। अब पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूल संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक और संवेदनगामी। तो उसने तीसरी पूछी है। ठीक है, तो तीसरी कौन सी होती है? मूर्त होती है। सही आंसर इसका ये हो गया। संवेदी वाली कौन सी होती है? पहली होती है। ठीक है, पूर्व कौन सी है? ये सेकंड है। और ये कौन सी है? आपकी थर्ड है। और ये कौन सी है औपचारिक? ये आपकी फोर्थ है। 4 अवस्थाएं बताई, चारों अवस्थाएं इसमें दे दी, वो अपन ने क्लियर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा है। कई बार हम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते तो वो रह जाता है, नहीं देखते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, प्रेरणा अधिगम में पूछा है कि अधिगम में योगदान देने वाले प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा और फोर्थ नंबर विषय वस्तु का स्वरूप। देखिए, अधिगम सीखना, जब हम सीखते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं, रुचि भी होना जरूरी है अधिगम में, अधिगम की इच्छा भी होनी चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन विषय वस्तु का स्वरूप ये कोई मायने नहीं रखता है अधिगम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य पूछा गया है। प्राथमिक लक्ष्य, सेकंड मूल्य प्रवृत्ति, थर्ड सहायतापरक व्यवहार और फोर्थ आक्रामकता की आवश्यकता। निम्न में से सामाजिक पूछा है तो सामाजिक में क्या आ जाएगा? सहायतापरक व्यवहार। अगर हम समाज में रहते हैं और किसी की हेल्प करते हैं तो वो किस में आएगा? सहायतापरक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस अन्वेषण, साधन, साक्ष्य विश्लेषण में निम्न में से किसके उदाहरण है? एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, स्वतः शोध, प्रकारात्मक स्थिरता। तो ये किसका उदाहरण है? स्वतः शोध का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है? देखिए, मैंने बताया था आपको कि कथन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये कथन पूछ लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन रॉस, सेकंड ऑप्शन एबिंगहॉस और थर्ड ऑप्शन स्किनर और फोर्थ ऑप्शन ML विग्गी। वैसे इसका आंसर एबिंगहॉस है, लेकिन जो यूपी में है इसका आंसर, वहाँ पे इसका आंसर को स्टार कर दिया गया था। ये तो क्वेश्चन उसको डाउट में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये क्या बोल रहा है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति सीमा के ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिर्फ कोटेशन है, लेकिन ग्राफ की व्याख्या की थी इन्होंने, एबिंगहॉस ने, इसलिए इसे डाउट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक है? यहाँ ठंडाई हो गया है ना, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, प्राथमिक नियम क्या होते हैं? मुख्य नियम। ठीक है, मुख्य नियम को बोलते हैं प्राथमिक नियम। तो वो कितने थे? 3। ठीक है, और गौण नियम आपके कितने थे इसमें थॉर्नडाइक के? 5। अब मैंने कहा, देखो थॉर्नडाइक का दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, मैंने कहा था ना कि इन नियमों में से आप वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। प्राथमिक नियम में कौन सा शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साक्षरता स्थानांतरण का नियम और तत्परता का नियम। लेकिन इसमें देखिए, इसका आंसर रहेगा कौन सा नहीं है शामिल? तो ये नहीं है, ये आपका गौण नियम में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये मुख्य नियम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? फर्स्ट ऑप्शन व्यवहार, सेकंड ऑप्शन चिंतन, थर्ड ऑप्शन तर्क और फोर्थ ऑप्शन अभिप्रेरणा। किसके व्यवहार पर बल किस अनुकूलन पर बल देता है? वो देता है व्यवहार पर। ठीक है, ये इसके बारे में किसने बताया था? पावलोव ने।
अनुकूलित अनुक्रिया के बारे में किसने बताया था? पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन, सेकंड प्राचीन अनुबंधन, थर्ड समीपस्थ अनुबंधन और फोर्थ चिन्ह अनुबंधन। तो इसको हम जानते हैं नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से। क्रिया प्रसूत किसने दिया था? स्किनर ने। देखिए यहाँ हम सारे सिद्धांत को, आपको सिद्धांत आता है तो उसका किसने दिया वो भी बता देते हैं, अगर नाम आता है तो हम आपको सिद्धांत बता देते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपके कई सारे सिद्धांत क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन, अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, जब हम कुछ चीज़ को सीखते हैं तो वो हमारे व्यवहार में अधिगम क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। ठीक है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। ठीक है, ये अभिवृद्धि में सहायक होती है। और थर्ड ऑप्शन के फोर्थ क्या है? अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज़ को टारगेट करके सीखते हैं तो वो हमारी लक्ष्योन्मुख भी प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन इसका सही आंसर ये है, नहीं है। पूछा है तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो क्या हम सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक इच्छा है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। फोर्थ ऑप्शन, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक संकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, वाक्य के निर्माण से। सेकंड ऑप्शन, शब्दों के निर्माण से। थर्ड ऑप्शन, अक्षर और शब्दों के मध्य साचर से। और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका में से कोई नहीं। देखिए, किसी भी नई भाषा को हम सबसे पहले सीखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? अक्षरों और शब्दों के मध्य साचर। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज में होंगी तब हम किसी भाषा को, नई भाषा को सीखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? का ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या बताई थी हमने कि सभी जगह के लोग शामिल होते हैं। उसमें विशिष्ट, सामान्य, मंदबुद्धि सभी तरह के बालक शामिल होते हैं समावेशी में। अब देखिए, सामान्य और विशिष्ट ये ठीक लग रहा है, लेकिन केवल सामान्य, ये केवल वाला मैंने बोला था ना, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनको तुरंत हटा दो, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, देखिए ये भी नेगेटिव में जाएगा। जरूरी है कि समावेशी में सिर्फ प्रतिभाशाली और बहुभाषी ही होंगे? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन, पठन दोष। सेकंड ऑप्शन, गणना दोष। थर्ड ऑप्शन, निरस्ता संबंधी दोष। और फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा गणना दोष। हम मैथ में क्या करते हैं? कैलकुलेशन ही तो करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा? गणना दोष में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ये निगेटिव जा रहा है। अलगाव नेगेटिव, क्षमता निर्माण का अभाव नेगेटिव। फोर्थ ऑप्शन क्या है? संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेदनशीलता। देखो, अभिभावकों की भागीदारी ना होना ये तो बिल्कुल निगेटिव ही जा रहा है। ठीक, अलगाव भी निगेटिव है। अलग क्यों रखना? क्षमता निर्माण का अभाव, ये भी निगेटिव है। तो पॉजिटिव आंसर क्या हो गया? संवेदनशीलता। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से हम पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव आंसर चूज करेंगे और निगेटिव के लिए निगेटिव। इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिजेक्ट करके सही आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं पूछा है? देखिए, दैहिक। फर्स्ट ऑप्शन दैहिक, सेकंड संज्ञानात्मक, थर्ड व्यवहारात्मक, फोर्थ संवेदी। देखिए, इसका ये संवेदी नहीं होगा। क्यों? देखिए, दैहिक, जब हम इमोशंस को शो करते हैं कि हम गुस्सा हैं, खुश हैं, तो हमारे फिजिकली हमें शो होता है। संज्ञानात्मक, वो हमारे माइंड में जाता है कि अगर हम क्या गुस्से में हैं कि खुशी है, जो भी है वो हमारे इमोशंस हमारे चेहरे से हमें दिखते हैं और वो हमारे व्यवहार में भी प्रदर्शित होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो सबसे बात करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो दूसरों पे गुस्सा करते हैं या फिर अलग रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस को शो ऑफ करती हैं। लेकिन संवेदी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हमारे संवेग से संबंधित हो। ठीक,
देखिए आज हमने आपको यूपी टेट 2018 का मनोविज्ञान का पेपर सॉल्व कराया है। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी तो फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। दीप शिक्षा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और इसे शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। नमस्ते, धन्यवाद।